7 अक्टूबर 2023 टेररिस्ट ग्रुप हमास इसराइल पर एक के बाद एक 5000 मिसाइल अटैक्स करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर 200 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और हजारों लोग घायल होते हैं। इसराइल भी वॉर का ऐलान कर देता है, जिसकी वजह से इस समय पूरा मिडिल ईस्ट एक भयंकर वॉर का सामना कर रहा है। अब इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि लैंड को लेकर इसराइल और पैलेस्टीनीज के कॉन्फ्लिक्ट 70 इयर्स से भी ज्यादा पुराने हैं, जिसमें हमास की अपनी एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है। रिसेंट इयर्स में हमास और इसराइल के बीच में कई वॉर्स और अटैक ऑलरेडी हो चुके हैं, पर उनमें से कोई भी इतना ज्यादा डैमेजिंग नहीं रहा है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद, जिसे दुनिया भर में फॉरेन लैंड पर एसिनेशंस तक के लिए जाना जाता है और जिसके इन्फॉर्मर पैलेस्टीनी मिलिटेंट ग्रुप्स, गवर्नमेंट, ईरान, इराक और यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया में भी फैले हुए हैं, वो भी इस अटैक को डिटेक्ट करने में फेल रहा। वही हमास इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि उसके इस अटैक के बाद इसराइल चुप नहीं बैठेगा और पैलेस्टीनीज को भी इसके लिए पे जरूर करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। अब मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक हमास के ऐसा करने के पीछे 3 मेन रीजंस थे। फर्स्ट, फुल लैंड पर पैलेस्टीनीज का कब्जा, जो कि शुरू से ही उनका एक मेन गोल रहा है। सेकंड, जेरूसलम की अल-कायसा मस्जिद, जो कि इस्लाम का थर्ड होलीस्ट प्लेस है, वहां पर इस साल अप्रैल 2023 में इजरायली फोर्सेस ने रेड की थी, जिसे लेकर पैलेस्टीनीज काफी ज्यादा नाराज थे और इसीलिए हमास ने अपने इस ऑपरेशन का नाम भी अल-कायसा फ्लड रखा। वही थर्ड रीजन माना जा रहा था इजराइल हमास प्रिजनर सेटलमेंट्स। दरअसल इजराइल की जेल में हमास के कई बड़े लीडर्स और मेंबर्स कैद हैं और हमास इस अटैक के जरिए इजरायली सिटीजन्स के साथ में उन्हें नेगोशिएट करके छुड़वाना चाहता था, बट एक्चुअली ये रीजन सच नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि हमास का ये अटैक G20 समिट में इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ठीक 1 महीने बाद आया है। वो कॉरिडोर जिसका रूट यहाँ पर जॉर्डन और इजराइल से होते हुए यूरोप तक जाएगा। और इस कॉरिडोर के बनने से इजराइल, यूएई और सऊदी अरेबिया को तो बेनिफिट्स होंगे, बट ईरान, सीरिया, टर्की और चाइना को इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस फेस करना पड़ेगा। प्लस इस कॉरिडोर की वजह से यहाँ पर इन कंट्रीज की डोमिनेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, जो कि एक्चुअल में इन कंट्रीज का मेन कंसर्न है। और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे हमास का इस्तेमाल कुछ कंट्रीज अपने ट्रेड और जियोपॉलिटिकल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रही है, और कैसे इजराइल और हमास की ये ऑनगोइंग वॉर कई इंटरनेशनल रिलेशंस को चेंज कर सकती है। और साथ ही ये भी जानेंगे कि दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद आखिरकार इस हमले को डिटेक्ट करने में फेल हुई तो हुई कैसे। आपको 1980 से 1990 का दौर तो याद ही होगा, जब अमेरिका और रशिया अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए आपस में फाइट कर रहे थे। और कई मीडिया रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि उस समय यहाँ पर रशिया की डोमिनेंस को खत्म करने के लिए अमेरिका ने यहाँ के अफगान टेरर ग्रुप्स को फंड करना शुरू किया था और उन्हें अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट भड़काया। वही टेरर ग्रुप तालिबान आज पूरे अफगानिस्तान को ऑक्युपाई करके बैठा हुआ है। और ऐसे ही कुछ कहानी हमास की भी है। इजराइल और पैलेस्टीन का इशू 1947 से चला आ रहा है और पैलेस्टीन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास को पहले खुद इजराइल फंड किया करता था। शॉकिंग राइट? दरअसल आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से पैलेस्टीन के अंदर हमास और पैलेस्टीन लिबरेशन पार्टी के बीच में इंटरनल इश्यूज चल रहे थे, जिसका फायदा उस समय इजराइल उठाना चाहता था। एक फॉर्मर इजरायली ऑफिसर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए अपने इंटरव्यू में ये क्लियरली कहा कि 1980 में उनकी सरकार ने पैलेस्टीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन एंड द फतेह पार्टी को यहाँ पर वीक करने के लिए हमास के इस्लामिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट किया था और उसे फंडिंग हुई थी, जिस पर उन्हें आज भी रिग्रेट होता है। वही एक फॉर्मर इजरायली ऑफिसर ने उस समय अपने सुपीरियर्स को एक लेटर भी लिखा था, जिसमें उसने कहा था कि यहाँ पर ऑक्युपाइड टेरिटरीज को रूल करने के लिए उन्हें पैलेस्टीनी इस्लामिस्ट और पैलेस्टीनी सेकुलरिस्ट के बीच में डिवाइड एंड रूल नहीं प्ले करना चाहिए। बट उस समय इजरायली गवर्नमेंट को हमास को सपोर्ट करना ही ठीक लगा, जिसका रिजल्ट ये रहा कि पिछले 20 सालों के अंदर हमास और इजराइल के बीच में 2009, 2012 और 2014 में 3 बार ऑलरेडी वॉर हो चुकी है, जिसमें हजारों इजरायली और पैलेस्टीनी लोग मारे गए। वहीं ये चौथी बार है जब हमास और इजराइल एक दूसरे के आमने सामने हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक इतना नुकसान इजराइल को किसी भी और मिलिटेंट ग्रुप ने नहीं पहुंचाया जितना कि हमास ने पहुंचाया है। और अब तो इजराइल हमास को फंड नहीं करता है, फिर एक मिलिटेंट ग्रुप के पास में एडवांस वेपन्स, ड्रोन, मिसाइल्स और बॉम्ब्स कहां से आ रहे हैं?
वो भी तब जब यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन और जापान जैसी कई कंट्रीज उसे एक टेररिस्ट ग्रुप मानती है। और वैसे भी हमास सिर्फ पैलेस्टीन के गाजा स्ट्रिप को ही कंट्रोल करता है, जो अपने सर्वाइवल के लिए इजराइल और इजिप्ट पे डिपेंडेंट है। तो फिर वॉर करने के लिए हमास को फंड कर कौन रहा है? एनडीटीवी, ब्लूमबर्ग, राइटर और वॉल ऑफ स्ट्रीट जर्नल जैसे कई इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने अपनी रिपोर्ट में ये क्लेम किया है कि हमास को बॉम्ब्स, एडवांस मिसाइल्स और रॉकेट्स ये सब कुछ ईरान प्रोवाइड करा रहा है। एंड यही नहीं, हमास के मिलिटेंट को ट्रेनिंग भी ईरानी फोर्सेस से मिली है। जो देखा जाए तो वैसे कोई शॉकिंग बात भी नहीं है, क्योंकि ईरान ओपनली हमास को अपना अलाय मानता है और हमास के रिसेंट इजराइल अटैक को भी उसने सपोर्ट किया था। पिछले साल 2022 में हमास लीडर इस्माइल हानिया ने खुद पब्लिकली ये एक्सेप्ट किया था कि ईरान ने उन्हें रॉकेट बिल्ड करने के लिए $70 मिलियन की फंडिंग दी है। वहीं इससे पहले 2020 में स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट में ये सामने आया कि ईरान पैलेस्टीन के मिलिटेंट ग्रुप्स इंक्लूडिंग हमास को ईयरली $100 मिलियन की फंडिंग करता है। और गाजा बॉर्डर पर टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद उस तक वेपन्स पहुंचाए जाते हैं। गाजा स्ट्रिप दो साइड से इजराइल के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करता है, जबकि उसके वेस्ट में मेडिटेरियन सी है और साउथ में इजिप्ट। एनडीटीवी की रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक स्मगलर्स मेडिटेरियन सी के रास्ते ही हमास तक वेपन्स पहुंचाते हैं, और वो भी यहाँ पर इजरायली नेवी के पेट्रोलिंग करते हुए। वहीं इसके अलावा वेपन्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी को हमास तक सप्लाई करने के लिए सीक्रेट टनल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सीक्रेट टनल इजिप्ट और गाजा स्ट्रिप के बीच में बने हुए हैं, जहाँ से ही ईरान और सीरिया के फैजर 3, फैजर 5 और M302 रॉकेट मिसाइल जैसे वेपन्स गाजा पहुंचते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें बता दूं कि फैजर ईरानियन अनगाइडेड सरफेस टू सरफेस आर्टिलरी रॉकेट है। वहीं लॉन्ग रेंज मिसाइल्स फैजर 5 और M302 भी ईरानियन और सीरिया के ही बिल्ड किए हुए हैं। और यही नहीं, इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को काउंटर करने के लिए हमास को क्रूड रॉकेट मिसाइल टेक्नोलॉजी भी ईरान ने प्रोवाइड कराई है। और ये जानते हुए भी कि हमास अकेले इजराइल से ये वॉर नहीं जीत सकता, ईरान और कुछ अरब नेशंस उसे इनडायरेक्टली इस वॉर के लिए इनकरेज कर रहे हैं। वहीं लेबनान और सीरिया तो ऑलरेडी हमास की तरफ से इस वॉर में उतर चुके हैं। पर क्यों? ये सच है कि शुरू से ही अरब नेशंस इजराइल के अगेंस्ट रहे हैं, पर पिछले कुछ सालों में इजराइल कुछ अरब नेशंस के साथ में इकोनॉमिक और सिक्योरिटी टाइज बिल्ड करने में कामयाब रहा है। साल 2020 में यूएई ने पहली बार इजराइल के साथ में डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट साइन किया था, और वो ऐसा करने वाली पहली गल्फ कंट्री और तीसरी अरब कंट्री थी, क्योंकि इससे पहले सिर्फ जॉर्डन और इजिप्ट ही यहाँ पर इजराइल के साथ में ट्रेड किया करते थे। और उस समय यूएई की इस स्टेप से ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो जानता था कि इजराइल के जरिए एक्चुअल में अमेरिका यहाँ पर उसकी पोजीशन को वीक करना चाहता है। वहीं पैलेस्टीनी भी इससे ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि इससे उनके अपने लैंड को पाने का लॉन्ग टर्म गोल इंटरनेशनल लेवल पर कमजोर पड़ रहा था। वहीं ईरान को दूसरा झटका तब लगा जब इस साल सऊदी अरेबिया ने भी इजराइल के साथ में अपने रिलेशंस को नॉर्मल करने का फैसला किया। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुद ये एडमिट किया कि वो इजराइल के साथ में अपने रिलेशंस को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसमें गल्फ कंट्रीज से सिर्फ यूएई और सऊदी अरेबिया शामिल है। वहीं ईरान को ये डर सता रहा था कि अगर सऊदी अरेबिया भी इजराइल के साथ में ट्रेड ओपन कर देता है तो इसका इम्पैक्ट अरब मुस्लिम पॉपुलेशन पर पड़ेगा, और यूएई और सऊदी की देखा देखी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज लाइक ओमान और कतर भी इजराइल के साथ में ट्रेड करने लगेंगे, और वो यहाँ पर अकेला पड़ जाएगा। एंड नॉट ओनली ईरान बट इजराइल को अरब नेशंस के साथ बढ़ती क्लोजनेस से सीरिया, टर्की और चाइना भी परेशान थे। हमास के इजराइल पर इस टाइम अटैक करने का रीजन भी यही था कि वो यूएई और सऊदी की इजराइल के साथ बढ़ती क्लोजनेस को ब्रेक कर सके, और वो इसलिए क्योंकि ईरान बहुत अच्छे से जानता था कि हमास के अटैक के बाद इजराइल वॉर का ऐलान जरूर करेगा, और अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम ब्रदरहुड की वजह से जॉर्डन, इजिप्ट, यूएई और सऊदी को पैलेस्टीन के सपोर्ट में आना पड़ेगा, जिसकी वजह से इन कंट्रीज के बीच में चल रहे एग्रीमेंट्स रुक जाएंगे और उसे वापस इस गेम में लौटने का मौका मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे चेस बोर्ड पर जाल बिछाने के लिए प्यादे को आगे किया जाता है, हमास भी सीरिया और ईरान के लिए वही प्यादा है। वहीं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पर चाइना भी ओपनली सिर्फ इसीलिए कुछ नहीं कह रहा क्योंकि इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बीच में रुक जाने से यहाँ पर उसका BRI प्रोजेक्ट भी लॉस में जाने से बच गया है।
जिसे काउंटर करने के लिए ही एक्चुअल में इस कॉरिडोर को बनाया जा रहा था। पर इजराइल के लिए ट्रेड उतना बड़ा इशू नहीं है जितनी बड़ी प्रॉब्लम इस अटैक के बाद उसकी अपनी कंट्री के अंदर शुरू हुई है। दरअसल हमास इजराइल के साथ सिर्फ वॉर नहीं कर रहा है, बल्कि अपने स्टेटमेंट्स और मैसेजेस के जरिए इजराइल की 20% मुस्लिम पॉपुलेशन को भी अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने के लिए इनकरेज कर रहा है। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि मोस्ट एडवांस मिलिट्री सिस्टम और दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी होने के बावजूद भी इजराइल ईरान और सीरिया के बनाए इस ट्रैप में फंस गया, और ये सब हुआ उसके अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। दरअसल गाजा बॉर्डर पर इजराइल ने हैवी फेंसिंग कर रखी थी और एडवांस सर्विलेंस सिस्टम लगा रखे थे, जिसमें कैमरा, सेंसिंग और यहाँ तक की मशीन गन्स तक इंस्टॉल थी। इजराइल को लगा कि इतनी हैवी सिक्योरिटी के बीच कोई भी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएगा, और इसीलिए उसने यहाँ से अपने सोल्जर्स को भी कम करना शुरू कर दिया था। और इसी बात का फायदा हमास ने उठाया। हमास ने अपने ड्रोन अटैक्स की मदद से सबसे पहले तो बॉर्डर पर लगे सभी ट्रांसमिशन सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि कंट्रोल रूम तक अटैक के मैसेजेस पहुंच ही ना पाए, और फिर इसके बाद एक एक कर यहाँ पर लगे सभी सर्विलेंस सिस्टम्स को भी उड़ा दिया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद को सिर्फ 1 या 2 घंटे पहले इस अटैक की जानकारी मिली थी, और जब तक इस मैसेज को फोर्सेस डिकोड कर पाती, अटैक होना शुरू हो चुका था। वहीं हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी भी सामने आई जिनमें ये कहा जा रहा है कि हमास जो गन्स और वेपन्स इस्तेमाल कर रहा है वो यूएस मिलिट्री के हैं। दरअसल 2021 में जब अमेरिका ने अपनी मिलिट्री को अफगानिस्तान से वापस बुलाया था, तो उस समय यूएस मिलिट्री की कई वेपन्स और गन्स अफगानिस्तान में छूट गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान इन गन्स और वेपन्स को हमास को सप्लाई कर रहा है। हालांकि तालिबानी गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में तो यही कहा है कि दोनों को पीस का रास्ता अपनाना चाहिए, जो अपने आप में एक अजीब बात है। अब ये कितना सच है ये तो अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है, पर इतना जरूर क्लियर है कि पहले रशिया यूक्रेन वॉर और अब इजराइल हमास वॉर कई न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस को इनवाइट कर रही है। और अपने इस जियोपॉलिटिकल गेम में ये कंट्रीज लोगों की तो बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है। दुनिया भर से लोग पैलेस्टीन के लिए एड सेंड कर रहे हैं, बट एड्स के तौर पर मिलने वाले फंड्स को ये मिलिटेंट ग्रुप आम लोगों में बांटने की बजाय अपने पास ही रख लेते हैं। गाजा में इस समय अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन अपनी पीक पर है। ढेर सारे सैंक्शंस की वजह से यहाँ के लोगों के पास वैसे ही वर्किंग ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है, बट आम लोगों के लिए काम करने की बजाय और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बजाय ये ऑर्गेनाइजेशन उन्हें टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इनकरेज करती है, और फिर दुनिया के सामने इस बात का रोना रोती है कि हमें मदद की जरूरत है। डार्क वेब के जरिए दुनिया भर के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में कांटेक्ट करके उनसे ये टेरर ग्रुप्स क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट रिसीव करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की 75% फंडिंग ईरान और बाकी की 25% फंडिंग इंटरनेशनल एड प्रोग्राम्स, टैक्सेस और लेबनान और सीरिया जैसी कंट्रीज से आती है। और इस तरह ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ईयरली 500 to 800 मिलियन डॉलर रेज करती है, जिसका इस्तेमाल अगर ये आम लोगों के भले के लिए करते तो शायद गाजा के लोगों की हालत थोड़ी बेहतर हो सकती है। वहीं बात रही इजराइल पैलेस्टीन लैंड कॉन्फ्लिक्ट की, तो इसका सॉल्यूशन तो दोनों कंट्रीज को नेगोशिएशन के जरिए ही निकालना होगा, क्योंकि जब तक इन दोनों कंट्रीज के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, इन देशों के आम लोग कभी भी एक पीसफुल लाइफ नहीं जी पाएंगे। वैसे भी जियोपॉलिटिक्स आज की डेट में एक चेसबोर्ड गेम बन चुकी है, जहाँ पर एक्चुअल प्लेयर्स कभी भी डायरेक्टली अटैक नहीं करते हैं और हमास जैसे प्यादों को चारे के लिए आगे कर देते हैं। जैसे आपको क्या लगता है, हमास इजराइल की ऑनगोइंग वॉर में रियल कल्प्रिट कौन है? कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, ऐसी ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को भी प्लीज जरूर सब्सक्राइब